हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नारायण एजुकेयर एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो मैं दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में चर्चा किया था आप सभी से व्यंजन संधि पे, और व्यंजन संधि के 2 नियम बताए थे। 2 नियम के बाद हम बताए थे आपसे कि अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे तीसरे नियम से। तो इसमें एक बात और आती है, हम नियमों को छोटे छोटे करके तोड़ के आप लोगों को बता दे रहे हैं। या तो चाहे तो हम एक में ही समाहित करके बता सकते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बताने पे क्या होता है, अच्छे से समझ में भी आता है। भले ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे नियम बताए गए। बहुत सारे नियम बताए जाने का मतलब नहीं है आपको समझ में आ जाने का मतलब है। कंटेंट ऐसा हो कि आपको समझ में आए, और कुछ बताया जाए कम में करके और समझ में ही ना आया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो हम चर्चा करते हैं नियम संख्या 3 की ओर। नियम संख्या 3 की ओर। नियम संख्या 3 में ये कहता है, यदि त या द के बाद, यदि त या द के बाद क्या आए, च या छ आए, तो त या द किस में बदल जाते हैं, हलंत युक्त च में। क्योंकि यहाँ पे हलंत युक्त हैं ये त और द, तो हलंत युक्त में ही बदलेंगे, हलंत में ही बदलेंगे। याद रखिएगा, यदि त या द के बाद च या छ आए तो त या द किस में बदल जाएंगे, हलंत युक्त च में। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आ गया उत धन चारण। उत धन चारण। अब देखिए यहाँ त के बाद च आ रहा है तो त बदल जाएगा किस में, हलंत युक्त च में। तो हम लिखेंगे क्या, उच्चारण। फिर और उदाहरण देख लीजिए, जैसे आ गया पद, पद धन छेद। क्या हो जाएगा, फिर ये बदल जाएगा हलंत युक्त च में। क्योंकि हम बताए त या द के बाद च या छ आए तो त या द हमेशा हलंत युक्त च में ही बदलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पदछेद। एक और इसका प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है, सत धन चिदानंद। सत धन चिदानंद। अब देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर ई की मात्रा पहले नहीं, च हलंत युक्त पहले आता है उसमें ई की मात्रा आती है, यानी स्वर बढ़ता है। तो यहाँ पे च आ रहा है तब भी ये किस में बदल जाएगा, हलंत युक्त च में। तो क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद। क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद। अच्छा, एक बात और आ जाती है, कभी कभी कहीं कहीं मिलता है इसका और एक खंड कर दिया जाता है, सत धन चित्त धन आनंद। सत धन चित्त धन आनंद। तो जब हम सत धन चित्त धन आनंद करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम तोड़ते हैं धन आनंद, तो क्या हो जाएगा, नियम संख्या 1 जो हम बताए थे, यानी वर्गों के प्रथम वर्ग के बाद कोई भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड आए या यर अलावा या कोई स्वर आए तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। तो ये बदल जाए किस में, हलंत युक्त द में। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो च में बदला, ये क्या हो जाएगा, चिदानंद। इसी तरीके से हो जाता है। तो आशा करते हैं ये नियम भी समझ गए होंगे आप। कुल मिलाकर अगर कभी आप भ्रमित हों क्या कि यदि अभी आगे सभी नियम में मिलेंगे वो भी बता देंगे, अभी से समझ लीजिए। त या द के बाद क्या है, च या छ, अभी ट या ठ आएगा, सब आएंगे तो पहला ही वर्ड जो आता है, कहने का मतलब घर पे भी होता है क्या, 2 सगे भाई हों तो सबसे पहले शादी के लिए देखुआर यानी देखने के लिए किसको आएंगे, इसको आएंगे। तो भैया पहले यही आ गया, ठीक। अब इससे आप भूलेंगे नहीं, यानी जो पहले आता है वही किसके स्थान पर आता है, त या द के स्थान पर। अब थोड़ा थोड़ा सब में बदलता जाएगा। जैसे आ गया त या द के स्थान पर क्या हो जाए, त या द के स्थान पर फिर अगला वर्ड कब बदलेगा, च या छ आया था, अब ज या झ आए तब क्या होगा। जैसे आ गया त या द के बाद क्या है, ज या झ आए, तब त या द किस में बदल जाएगा, हलंत युक्त ज में। हलंत युक्त ज में एकदम प्रसिद्ध उदाहरण है इसका, और शुद्धि अशुद्धि में भी बहुत पूछता है। जैसे आ गया उत धन ज्वल। उत धन ज्वल। अब देख लेते हैं उत धन ज्वल, तो यहाँ पे भले ही हलंत युक्त ज है लेकिन है तो ज, तो ये किस में बदल जाएगा, हलंत युक्त ज में ही। अब जब हलंत युक्त ज में बदला तो पूरा वर्ड कैसे लिखा जाएगा, उज्ज्वल। देखिए ये शुद्धि अशुद्धि में बहुत पूछता है, याद रखिएगा। उ और दोनों ये हलंत युक्त ज रहेंगे, पूरा ज कोई नहीं रहेगा, याद रखिएगा। उत धन ज्वल उज्ज्वल।
ऐसे आता है, जैसे आ गया विपत्त, विपत्त धन जाल, विपत्त धन जाल, तो क्या हो जाएगा, तब भी ये बदल जाएगा हलंत युक्त ज में, क्या हो जाएगा, विपद जाल। ठीक, अब जैसे आ गया, ये आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब पूरा ज आ जा रहा है तो पूरा ज लग रहा है, यहाँ पे आधा ही ज है तो आधा ही लगेगा। ये नहीं कि कहीं कहीं शुद्धि शुद्धि में इसका पूछ लेता है तो कुछ लोग इसको मान लेते हैं, ये गलत होगा। ठीक, उत धन ज्वल उज्ज्वल, विपद जन जाल विपद जाल। ठीक, इसी तरीके से बहुत बदलता है, जैसे आ गया जगत, जगत धन जननी, जगत धन जननी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तब बदल जाएगा फिर हलंत युक्त ज में, क्या हो जाएगा, जगत जननी। तो आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे। ये कौन सा नियम था, चौथा नियम था। अब इसके आगे जब चलते हैं, पांचवा नियम क्या कहता है। इसी तरीके से छोटे छोटे नियम बदलते जाते हैं। अब पांचवें नियम में जब हम चलते हैं तो वो बदल जाता है, यदि कह रहा है त या द के बाद क्या आए, ट या ठ आए, तो इसके स्थान पर हलंत युक्त ट हो जाता है। ट आए या ठ आए तो इसके स्थान पर हलंत युक्त ट ही हो जाता है। जैसे आ गया तत् धन टीका, तत् धन टीका, तो ये किस में बदल जाएगा, त बदल जाएगा तुरंत हलंत युक्त ट में, क्या हो जाएगा, तट्टीका। ठीक, जैसे आ गया वृहत धन टीका, फिर त बदल जाएगा किस में, हलंत युक्त ट में, क्या हो जाएगा, वृहत, वृहत टीका। या कहीं कहीं इस तरीके से मिलता है लिखा हुआ उसी के नीचे। तो यानी कुल मिलाकर त या द के बाद ट या ठ आए तो किस में बदल जाएगा, त या द ट में। फिर इसके बाद अगला नियम कहता है कि यदि त या द के बाद क्या आए, ड या ढ आए तो त या द ड में बदल जाता है। यानी पांचवा नियम क्या कहता है कि त या द के बाद ड या ढ आए तो त या द किस में बदल जाएंगे, हलंत युक्त ड में। अब इसका भी उदाहरण देख ले, जैसे आ गया उत धन डयन, उत धन डयन, तो त तुरंत बदल जाएगा किस में, हलंत युक्त ड में। इसका मेल जब करेंगे क्या हो जाएगा, उड्डयन। तो इससे संबंधित शब्द भी बहुत कम मिलते हैं। तो उत धन डयन बराबर उड्डयन। अब एक बात आगे बढ़ते हुए और आती है, यानी त या द के बाद च छ हो गया, ज झ हो गया, ट ठ हो गया, ड ढ हो गया। अब फिर आता है यदि त या द के बाद क्या आए, ल आए। यदि त या द के बाद ल आए तो त या द किस में बदल जाएंगे, ये भी हलंत युक्त ल में ही बदल जाएंगे। नियम संख्या 6 कहता है कि यदि त या द के बाद क्या है, ल आए तो ये हलंत युक्त ल में ही बदल जाते हैं। उसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आ गया तत् धन लीन, तत् धन लीन, तब यहाँ पर ये तुरंत बदल जाएगा किस में, हलंत युक्त ल में ही। तो क्या हो जाएगा, तल्लीन। और आ गया, जैसे आ गया उत धन लास, फिर ये बदल जाएगा हलंत युक्त ल में, क्या हो जाएगा, उल्लास। इसी तरीके से और आ गया, जैसे उत धन लेख, क्या बदल जाएगा, ये हलंत युक्त ल में हो जाएगा उल्लेख। यानी ये जैसे जैसे आएगा अपना रूप बदलता चला जाएगा। अगला नियम हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, यदि त या द के बाद क्या आए, यदि त या द के बाद आ जाए आपका श, कौन सा स, तालव्य श, तालव्य श में। अब ये जब त या द के स्थान पर तालव्य स आए तो त या द के स्थान पर हलंत युक्त च हो जाता है और स के स्थान पर क्या हो जाता है, छ हो जाता है। याद रखिएगा,
यदि त या द के बाद च स आए तो त या द के स्थान पर च और स के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे आ गया सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, तो ये त या द किस में बदल जाएगा? अभी हमने बताया हलंत युक्त छ में बदल जाएगा, स बदल जाएगा किस में? छ में। याद रखिएगा ये भी हलंत युक्त रहेगा तो हलंत युक्त में, पूरा रहेगा तो पूरे में, पूरा श है तो पूरे श में बदल गया। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अब स को वैसे ही लिख दिए, आधा छ ये है और यहाँ पे छ में बदला है तो आ की मात्रा इसकी बची हुई है, इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? छा, और ये आधा स और त्र लिख दिए, क्या हो गया? सच्छास्त्र। इसी तरीके से आ गया जैसे उत धन श्वास, उत धन श्वास। अब देख लेते हैं त या द बदल जाएगा तुरंत किस में? हलंत युक्त च में, स बदल जाएगा, यहाँ पे आधा है तो आधा छ में, इसमें भी हलंत रहेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। याद रखिएगा यदि त या द के बाद स आए तो त या द किस में बदल जाएंगे? हलंत युक्त च में, और स बदल जाएगा छ में। अब जैसे सद्धन शास्त्र, सच्छास्त्र, उत्धन श्वास, उच्छ्वास। तत् धन शिव, कभी कभी आता है तत् धन शिव, क्या हो जाएगा? ये तुरंत बदल जाएगा हलंत युक्त छ में, और ये बदल जाएगा स किस में बदल जाएगा? छ में। ई की मात्रा लगी में ध्यान देना है, क्या हो जाएगा? ई की मात्रा, तो यह आ जाएगा तच्छिव। आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद ये त द सबके साथ लड़ रहा है, यानी लड़ाई लड़ रहा है, चल रहा है। त या द के बाद क्या आ जाए? यदि ह आ जाए, यदि त या द के बाद क्या आ जाए? ह आ जाए तो क्या होगा? त या द हलंत युक्त द में बदल जाएगा और ह बदल जाएगा ध में। ठीक, त या द के बाद ह आए तो त या द बदल जाएगा हलंत युक्त द में, और ह बदल जाएगा ध में। अब इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आ गया उत धन हरण, उत धन हरण। अब त बदल गया हलंत युक्त द में, ह पूरा है तो ये पूरा ध में बदलेगा। एक चीज और ध्यान देखिएगा, हम वर्णमाला में जब संयुक्त व्यंजन बता रहे थे तब बताए थे जब द और ध मिलते हैं तो हम इसको इस रूप में भी लिखते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा? उद्धरण। क्या हो जाएगा? उद्धरण। जैसे पद धन हति, पद धन हाथी। हम बताते त या द के बाद ह आए तो ये बदल जाएगा हलंत युक्त द में ही है तो उसमें ही बदलेगा, तब भी क्या हो जाएगा? पद्धति। ये बदल गया ध में, क्या हो जाएगा? पद्धति। इसके बाद आ गया जैसे उत धन हार, उत धन हार। यहाँ पे त फिर बदल जाएगा किस में? हलंत युक्त द में, और ये बदल जाएगा किस में? ध में। फिर क्या हो जाएगा? ये दोनों मिल गए, आ की मात्रा इसकी लग गई, हो जाएगा क्या? उद्धार। तो आशा करते हैं ये समझ गए होंगे आप सब कि कैसे कैसे बदलता चला जा रहा है। अब हम एक चीज और यह देख लेते हैं, क्या कि जैसे अगर हम चाहें तो इन सबको एक ही नियम में पिरोकर, यानी एक ही नियम में लगाकर बता सकते हैं। वो कैसे? जैसे हम कहते हैं यदि त या द के बाद क्या आए? यदि त या द के बाद क्या आए? च या छ आए तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है? हलंत युक्त च। किसके? त या द के स्थान पर। फिर त या द के बाद क्या आए? ज या झ आए तो ये किस में बदल जाएगा? हलंत युक्त ज में। कौन? त या द। यानी यहां से हम देख सकते हैं कौन बदलेगा, यही। फिर त या द के बाद क्या आए? ट या ठ आए तो ये किस में बदल जाएगा? हलंत युक्त ट में। फिर त या द के बाद क्या आए? ड या ढ आए तो ये किस में बदल जाएगा? हलंत युक्त ड में। फिर त या द के बाद क्या आए? ल आए
तो त या द किस में बदल जाएगा? हलंत युक्त ल में। फिर त या द के बाद क्या आए? श आए तो ये किस में बदल जाएगा? हलंत युक्त च और छ में। फिर त यानी कुल मिलाकर ये बदलेगा हलंत युक्त च में त या द, और ये बदल जाएगा छ में। त या द के बाद क्या आए? ह आए तो ये किस में बदल जाएगा? त या द हलंत युक्त द, और ये ह बदल जाएगा ध में। या हम सीधे सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नियमों को एक ही नियम में हम बता सकते थे, लेकिन तोड़ तोड़ कर बताए, उदाहरण भी ज़्यादा मिले आप सबको, और ये समझ में भी आ गया होगा। आशा करते हैं ये अच्छे से समझ में भी आ गया था, समझ में गए होंगे आप सब। अब इसके बाद फिर नियम आगे चलते हैं। तो अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम ये कहता है कि यदि छ के पहले कोई स्वर हो तो छ के स्थान पर क्या हो जाता है? आधा च और छ हो जाता है। यानी छ के पहले क्या हो? कोई स्वर हो तो छ के स्थान पर क्या हो जाता है? आधा च और छ, यानी हलंत युक्त च और छ हो जाता है। देख लेते हैं, जैसे आ गया आ धन छादन। अभी हम व्यंजन संधि का नियम बताते समय एक बात बताए थे कि ऐसे कुछ नियम हैं जिनमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अनिवार्यतः क्या होगा? व्यंजन होगा। यहाँ पे देखिए छ व्यंजन है, ये स्वर है। तो आ धन छादन बराबर क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर हलंत युक्त च और छ हो जाएगा। आ की मात्रा तो यही होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या? आच्छादन। फिर जैसे आ गया वि धन छेद, वि धन छेद। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर वी है, अच्छा हम अगर वी को तोड़ेंगे तो वह हमारा क्या होगा? हलंत युक्त, इसमें क्या निकला? ई। अब यहाँ क्या आ रहा है? छ आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब छ आ रहा है इसके पहले स्वर है तो तब भी ये तो बदलेगा हलंत युक्त च और छ में, एक ही मात्रा इस पे लगेगी ही, तो क्या हो जाएगा? इसको हम फिर एक कर देते हैं तो वी का वैसे ही रह गया। ये तो समझाने के लिए तोड़े थे हम। यहाँ पे आधा च और छ लिख दिए, एक ही मात्रा तो ये भी लिख दिए और द लिख दिए। क्या हो गया? विच्छेद। उसी तरीके से और जैसे आ गया अनु धन छेद, क्या हो जाएगा? अनु, ये बदल जाएगा हलंत युक्त च और छ में, एक ही मात्रा थी इसे उतार दिए, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। ठीक, आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे। आधन छादन बराबर आच्छादन, विधन छेद बराबर विच्छेद, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। तो यानी जब नियम यह कहता है कि छ के पहले क्या हो? कोई स्वर हो, छ के पहले कोई स्वर हो तो छ बदल जाता है किसमें? हलंत युक्त च और छ में। फिर इसके बाद अगले नियम की जब बारी आती है तो अगला नियम यह कहता है कि यदि वर्गों के पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? म हो, और उसके बाद क्या आए? किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो म किस में बदल जाता है? या तो अनुस्वार का रूप ले लेता है, या तो किसके रूप में? आग, जो इसका पहला वर्ण है उसके, यानी वो वर्ण जो है उस जिस वर्ग का है उस वर्ग के पांचवें अक्षर में। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम, यानी क्या हो? म हो, म के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी स्पर्श वर्ण, यानी किसी भी वर्ग का कोई वर्ण, किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आए तो म के स्थान पर क्या हो जाता है? जो अगला ये वर्ण आ रहा है वो जिस वर्ग का है उस वर्ग के पांचवें में या तो बदल जाता है म, या तो अनुस्वार का रूप ले लेता है। जैसा कि हम बताए थे वर्णमाला की क्लास में लास्ट में। देख लेते हैं, जैसे आ गया सम धन कल्प, सम धन कल्प। अब देखिए यहाँ पे म है और यहाँ पे क आ रहा है, तो क वर्ग का ही है। क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? ङ होता है। तो हम चाहे तो इसे अनुस्वार में भी बदल सकते हैं या किस में बदलेंगे? तब ङ में, है ना, वो भी हलंत युक्त। तब हम लिख सकते हैं क्या? या तो अनुस्वार में बदलेंगे तो लिखेंगे संकल्प,
और नहीं तो अगर कवर के 5वें में बदलेंगे तो हम लिखेंगे क्या, संकल्प। ठीक, मतलब समझ गए, म के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी, यहां तो कहा गया कोई भी वर्ण आ जाए जो 5 वर्ग के हैं, तो ये जिस वर्ग का है म उसके 5वें अक्षर में या तो बदल जाएगा या तो अनुस्वार का रूप ले लेगा। ठीक, जैसे आ गया, हम लोग लिखते हैं सम धन धान, सम धन धान। अब ध देखिए त वर्ग का है तो ये म बदलेगा या तो अनुस्वार में या तो किस में, ध का 5वां अक्षर क्या हो जाता है, सही, यानी जिस वर्ग का है ध, त वर्ग का है, त का 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, न। तो हम क्या लिखेंगे, या तो संधान ऐसे लिखेंगे या तो संधान ऐसे लिखेंगे, है ना। तो इसीलिए उच्चारण भी अनुस्वार का बदलता रहता है, जैसा कि हम वर्णमाला की क्लास बताए थे। अगर जो नहीं देखे हैं तो उसमें विस्तृत रूप से बताएं, एक बार फिर से आप वर्णमाला की क्लास जाके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे वही अनुस्वार है, हम अंग में पढ़ रहे हैं, संकल्प यहाँ पे वही अनुस्वार है, ठीक, हम न में पढ़ रहे हैं। उसका कारण यही है कि इसका उच्चारण भी बदलता है। इसीलिए यदि म के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए, यानी जो स्पर्श व्यंजन हम बताए थे 5 वर्ग के, कोई भी, देखिए यहाँ पे क है तो यहाँ पे ध है, कोई भी आए तो ये म बदल जाता है या तो अनुस्वार में या तो वो अगला जो वर्ण है जिस वर्ग का है उस वर्ग के 5वें में, यानी 5वें अक्षर में, वर्ण में। ठीक, तो आशा करते हैं यहाँ भी ये समझ गए होंगे। इसी में एक नियम और आता है, इसी में एक नियम और आता है कि यदि म के बाद जो यहाँ पर किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आ रहा था, क्या आ जाए, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आ जाए तो म किस में बदल जाता है, अनिवार्यतः अनुस्वार में। ठीक, किस में बदल जाता है, अनुस्वार में। देख लेते हैं, जैसे आ गया सम धन वेग, सम धन वेग, तो ये म तुरंत बदल जाएगा किस में, अनुस्वार में, क्या हो जाएगा, संवेग। ये म बदल गया किस में, अनुस्वार में, हो गया संवेग। जैसे आ गया सम धन सार, सम धन सार, तो फिर म अनुस्वार में बदला, क्या, हम लिखते हैं संसार। अब फिर इसके बाद कोई भी आए, जैसे आ गया सम धन यम, सम धन यम, क्या हो जाएगा, संयम, क्योंकि म बदल जाएगा अनुस्वार में। तो यानी म जहाँ पे भी ऊष्म वर्ण या अंतस्थ वर्ण आए तो किस में बदल जाता है, अनुस्वार में। लेकिन एक बात फिर से डीप में जाके ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम संवेग पढ़ रहे हैं, इसका उच्चारण किस में कर रहे हैं, म में। यहाँ पे संवेग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे समधन सार, संसार पढ़ रहे हैं, न पढ़ रहे हैं। यहाँ पे समधन यम, यानी क्या पढ़ रहे हैं, संयम। अब क्यों यहाँ पे भी उच्चारण बदलता चला जा रहा है, ये बहुत ही कम जगहों पर आपको बताने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। कैसे बदल रहा है वो हम बता देते हैं। जैसे संवेग संयम में देख लेते हैं, देखिए म के बाद य आ रहा है, य का उच्चारण स्थान क्या है, य का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। और तालु किस वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो च वर्ग का। च वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है, ञ होता है। या तो हम इसको लिखना चाहें तो और तोड़ के किस में लिख सकते हैं, इस तरीके से, संयम। किस तरीके से, इस तरीके से। इसी कारण हम उच्चारित करते हैं क्यों, य में। यहां पे भी म देखिए, म के बाद स आ रहा है, इस स का उच्चारण स्थान क्या है, दंत स है, यानी दंत है। दंत किस वर्ग का उच्चारण स्थान है, त वर्ग का। त वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है, न होता है। इसीलिए देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, संसार, यहाँ पे न में उच्चारित कर रहे हैं। संवेग, यहाँ पे वह है तो वह का उच्चारण स्थान क्या होता है, वकारस्य दंतोष्ठव, यानी दंत और ओष्ठ। अब देखिए दंत को तो हम छोड़ देते हैं, पहले लास्ट में क्या आता है, ओष्ठ आता है। तो प्रयोग ओष्ठ का कर रहे हैं, तो ओष्ठ किस वर्ग का उच्चारण स्थान है, प वर्ग का। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो प क्या हो जाएगा, इसका 5वां अक्षर म। इसीलिए हम लोग क्या उच्चारित कर रहे हैं, संवेग। तो आशा करते हैं ये नियम भी समझ गए होंगे आप सब। ठीक, इसके बाद बारी आती है
अगले नियम की व्यंजन संधि में कहेंगे सर नियम पे नियम बता रहे हैं, तो जो भाई नियम है वो तो बताना ही पड़ेगा। अगले नियम पे जब हम चलते हैं तो अगला नियम यह कहता है यदि दंत स हो, क्या हो, दंत स हो और उसके पहले क्या हो, आ को छोड़कर, क्या हो, आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, आ को छोड़कर कोई स्वर हो, तो ये स किस में बदल जाता है, मूर्धन्य ष में। दंत स हो तो ये किस में बदल जाता है, मूर्धन्य ष में। लेकिन शर्त ये है कि इस स के पहले आ स्वर न हो, बाकी अन्य कोई स्वर हो। तो देख लेते हैं उसका उदाहरण। जैसे आ गया वि धन सम, वि धन सम। अब यहाँ पे दंत स है, इसको तोड़ेंगे समझने के लिए। वह हमारा हलंत युक्त हो गया, इसमें से क्या निकला, ई आ रहा है, फिर यहाँ क्या आ रहा है, स आ रहा है। तो हम यहाँ पे समझने के लिए तोड़े हैं, तो ये तो हम फिर से हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। यहाँ पे स आ रहा है तो क्या लिख देंगे, ये बदल जाएगा किसमें, सम। अब क्या हो जाएगा, वी वैसे ही लिख दिए हम, ये श बदल गया इस समय, म हो गया म, क्या हो जाएगा, विषम। जैसे आ गया अभी धन सेक, अभिधन सेक, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इसको तोड़ेंगे, ई निकलेगा, यहाँ पे स है तो ये स किस में बदल जाएगा, इस स में, तो ये क्या हो जाएगा, अभिषेक, क्या हो जाएगा, अभिषेक। उसी तरीके से आता है निधन सिद्ध, निधन सिद्ध, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ना तोड़ेंगे, ई पहले बाद में आएगा और ये स है, तो ये स किस में बदल जाएगा, इस स में, यानी दंत स बदल जाएगा मूर्धन्य ष में, क्या हो जाएगा, निषिद्ध। इसी तरीके से निधन सेध, क्या हो जाएगा, निधन सेध, तो क्या हो जाएगा, ये स फिर बदल जाएगा मूर्धन्य ष में, क्या हो जाएगा, निषेध। आशा करते हैं ये भी सरल नियम था, ये भी समझ गए होंगे। फिर इसके बाद एक लास्ट नियम आता है व्यंजन संधि का। उसमें क्या होता है, अलग अलग जगहों पर कुछ नियम की परिचर्चा करते हैं और घटाते हैं, बढ़ाते हैं। हमको ऐसा कुछ नहीं देखना है, उस नियम को हम देखते हैं। वो नियम कहता है यदि री र और श के बाद, री र और श के बाद क्या आए, न आए, क्या आए, न आए, और लेकिन बीच में भी क्या रहे, क वर्ग प वर्ग, है ना, क वर्ग प वर्ग, अनुस्वार, अनुस्वार य व ह, ये सब रहे, तो न किस में बदल जाता है, ड़ में बदल जाता है। बस यही परिवर्तन होता है, छोटा सा, न बदल जाता है ड़ में। जैसे आ गया प्रधन नाम, प्रधन नाम। अब न बदल, देखिए यहाँ पे पावर का भी है, र भी है, तो न बदल गया किसमें, ड़ में, क्या हो जाएगा, प्रणाम। ठीक इसी तरीके से परिधन नाम, क्या हो जाएगा, फिर ये न बदल जाएगा ड़ में, क्या हो जाएगा, परिणाम। उसी तरीके से परिधन मान, क्या हो जाएगा, फिर न बदल जाएगा ड़ में, क्या हो जाएगा, परिमाण। इस तरीके से जैसा कि देखेंगे बीच में, अब कहेंगे सर जी यहाँ पे न है पहले, सब में यानी इसके पहले कहीं भी क्या हो, री र श हो, क वर्ग प वर्ग, अनुस्वार य व ह, ये सब आए तो न किस में बदल जाता है, ड़ में। ऐसे ही एक उदाहरण और मिल जाता है, जैसे आता है राम धन अयन, ठीक, राम धन अयन। यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग लिखते हैं क्या, दो संधि के नियमों की, व्यंजन संधि का भी एक और स्वर संधि का भी। म को तोड़ेंगे अ निकलेगा, और यहाँ पे भी अ आ रहा है तो ये आ बन गया, तो हम क्या लिख देते हैं, म, क्योंकि यहाँ पे स्वर संधि में दीर्घ संधि का नियम पालन कर रहा है, और यहाँ पे यह भी है, ये सब है, तो न बदल जाएगा ड़ में, क्या हो जाता है, रामायण। ये भी उदाहरण इसी में ले लिया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे, ये पूरा था परिचर्चा किस पे, व्यंजन संधि पे। यानी व्यंजन संधि के दो वीडियो आपको मिले, जिनमें नियम, पहले वीडियो में नियम संख्या 1 और 2 बताया गया, बाकी बचे हुए नियमों को इस वीडियो में बताया गया। आशा करते हैं और विश्वास भी करते हैं कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी।
तो हम फिर से एक बार कहना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। बाकी अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं अगली संधि विसर्ग संधि को लेकर। धन्यवाद।